everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach. कैसे हैं सब लोग? I hope you all are keeping safe and doing good. तो अभी ये जो सीरीज चल रही है, वन शॉट रिवीजन सीरीज चल रही है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए. तो अगर आप लोग एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं तो इंग्लिश का ये जो सीरीज है ये आपके काम की है. और ये कोई ऐसे वैसे वन शॉट वीडियोस नहीं है बेटा, ये वीडियोस हैं with the help of keywords. यहाँ पे आप लोग सीख रहे हैं किसी भी चैप्टर को समझना, ओके और उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उन आंसर्स को लिखना. कैसे किसी आंसर को शुरू करना है, सबसे पहले तो किसी आंसर को समझना कैसे है, आंसर को मतलब किसी क्वेश्चन को समझना कैसे है, उसका आंसर शुरू कैसे करना है, उसके अंदर लिखना क्या है. और बहुत सारे बच्चों के टीचर्स बोलते हैं ना कि ऐसा आंसर लिखो जिसमें तुम्हें नंबर मिल सके. तुम्हारे आंसर में ना वो बात नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हारा नंबर काट लिया. तुमने ना अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज नहीं किए, इसीलिए तुमको पूरे नंबर नहीं मिले. कितने बच्चों की टीचर्स ऐसे बोलती है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. उसका सिंपल सा रीजन है बेटा, ना तो आप अपने आंसर्स में उन कीवर्ड्स को यूज कर रहे हो जो चैप्टर के अंदर आपको निधि मैम पढ़ाती है, अंडरलाइन कराती हैं और आपको याद कराती हैं. ओके सेकेंडली वो फ्रेजेस, एक लिंकिंग वर्ब्स जिससे आपके जो सेंटेंसेस हैं या आंसर हैं थोड़े स्मार्ट, थोड़े से फ्लावरी लगते हैं, एडवांस्ड वोकेबलरी यूज की जाती है, वो आप यूज नहीं करते. ऊपर से ग्रामर तो आपको पता ही है आप लोगों की कैसी है. तो अल्टीमेटली होता क्या है कि आपके आंसर्स अप टू द मार्क नहीं होते और नंबर टीचर आपको नहीं देती. इसीलिए ये सब बताना आपको इसीलिए जरूरी है क्योंकि आप लोग जो बहुत क्वेश्चंस करते हैं. अच्छा, एक और क्वेश्चन बच्चों का रहता है कि क्या मैम आपके चैप्टर्स वन शॉट्स को पढ़ के काफी है, एनसीईआरटी और पढ़नी पड़ेगी क्या? नहीं, अब आपको चैप्टर्स की पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप सिर्फ मेरे वन शॉट देखिए जो मोस्ट प्रॉब्ली 20 से 35 मिनट्स के होते हैं हर चैप्टर के. यहाँ आपको क्या क्या मैं बताती हूँ, ऑब्वियसली एक वन शॉट बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो यूज करने हैं वो बता देती हूँ, मैसेज क्या मिल रहा है इस मैसेज चैप्टर से वो बता देती हूँ, एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चन आंसर लास्ट में रहते ही है. आज भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आई हूँ जिसकी गारंटी है कि हो सकता है आपके एग्जाम में वो आ जाए. ठीक है भाई, करें शुरुआत अभी सेशन की. राइट आज का सेशन है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. ये जो चैप्टर है आपका, बहुत सारे बच्चों को ये टफ लगता है, मैम समझ नहीं आया हुआ क्या, कैसे हुआ. तो मैं आज आप लोगों को बहुत इजी वे में इस चैप्टर को समझाने वाली हूँ. ज्यादा आपको डिफिकल्ट लगेगा नहीं अब ये आज के सेशन के बाद में. डिफिकल्ट लगता क्यों है पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को. देखो, इंग्लिश में या हिंदी में आप जो पढ़ते हैं वो दो तरीके के चैप्टर्स होते हैं. ठीक है, एक होते हैं आपके फिक्शनल चैप्टर, एक होते हैं आपके नॉन फिक्शनल चैप्टर्स. नॉन फिक्शनल में क्या होगा, वो जो रियलिटी होगी, जो रियल में हुआ है. नॉन फिक्शन, फिक्शन मतलब झूठ, मिथ. ओके, तो जो नॉन फिक्शन होगा वो रियल होगा. तो जो चैप्टर्स रियल लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होते हैं वो आपको टफ लगते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई वल्ली नहीं है, कोई भोली नहीं है, कोई हैक ड्राइवर नहीं है जिसके ऊपर स्टोरी बनाई जा सके, शॉर्ट स्टोरी. ये कोई शॉर्ट स्टोरी नहीं है. ठीक है, तो इसको आप किस तरीके से समझेंगे, ये डॉक्यूमेंट्री की तरह है. कितने लोगों ने डॉक्यूमेंट्री देखी है, किसी पर्सन के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनती है. तो देखो, इमेजिन करो उसमें होता क्या है. अभी ये चैप्टर आपके लिए इजी हो जाएगा. इमेजिन करो उसमें होता क्या है. भाई उस बंदे की पूरी लाइफस्टाइल बताई जाती है बायोग्राफी की तरह. ठीक है, सेकंड में था तो क्या किया, थर्ड में था तो क्या किया, फिफ्थ में था तो क्या किया, अचीवमेंट्स क्या क्या हुए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक कैसे गया, ये सारी चीजें बताई जाती है. और बताओ क्या होता है, बीच बीच में लोग आते हैं. जैसे उसकी मदर आ जाएगी, बोलेगी मेरे टाइम पे ना ऐसे 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 करता था, ये जब ये स्कूल जाता था ना तो ऐसे ऐसे करता था. फिर एक टीचर आ जाएगी, टीचर बोलेगी, मिस्टर वेवर जो सोशल स्टडीज की टीचर है वो बोलेगी, रिचर्ड ना इतना बढ़िया बंदा था ना कि क्या ही बताएं, हमेशा हर चीज में टॉप करता था, सारे ए ग्रेड स्टूडेंट रहा है, हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर आए. ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो लोग स्क्रीन पे आके इंटरव्यू दे रहे हैं, उसी इंटरव्यू को लिखा गया है आपके चैप्टर के अंदर. ठीक है, क्लियर हो गया. तो ये कोई स्टोरी नहीं है, ये एक नॉन फिक्शनल वर्क है, मतलब कि रियलिटी है, एक डॉक्यूमेंट्री है. तो जैसे जैसे जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, जस्ट इमेजिन करिए टीवी चल रहा है आपके सामने और कोई डॉक्यूमेंट्री दे रहा है, प्रेजेंटेशन दे रहा है आपके सामने रिचर्ड एब्राइट के बारे में. क्लियर.
एनीवे इसको और इजी बना देते हैं। और इजी कैसे बनेगा ये? इसको और इजी बनाने के लिए मैं अभी क्या करने वाली हूँ, आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके बताने वाली हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगा आंसर्स लिखने में। तो एक तो इनके अचीवमेंट्स बता दूंगी, क्लास सेकंड से जब इन्होंने बटरफ्लाईज कलेक्ट करना शुरू किया वहां से लेके लास्ट में इन्होंने जो लाइफ सेल की थियरी इन्वेंट की, डिस्कवर की, वहां तक आपको इनकी अचीवमेंट्स लाइन बाय लाइन बता दूंगी। ठीक है, चैप्टर मत पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है। और इन्होंने क्या क्या किया लाइफ में वो बता दूंगी, इनकी क्वालिटीज क्या क्या थी वो बता दूंगी, साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या चाहिए, उसके लिए क्या क्या कीवर्ड्स की जरूरत है वो बता दूंगी। क्लियर हो गया आपके लिए पूरा चैप्टर इजी। चलो भाई सेशन की आज की शुरुआत करते हैं। तो अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा किसके बारे में है, ये है रिचर्ड एच एब्राइट के बारे में। कौन है ये है एक साइंटिस्ट। कौन है ये? साइंटिस्ट है, ऑफ दी ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दी वर्ल्ड फाइनली ये बन गए थे। तो दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बायोलॉजिस्ट है, बेसिकली बायोलॉजी के में ज्यादा इनको इंटरेस्ट था। उसके अलावा ये कौन है? साइंटिस्ट आप इनको बोल सकते हैं सिंपली। इनका नाम है रिचर्ड एच एब्राइट। रिचर्ड एब्राइट बोलेंगे चलेगा। चलो, कहां से है ये? इनका जो टाउन है उसका, एक सेकेंड, इनका जो टाउन है उस टाउन का नाम है रीडिंग। ठीक है, और जगह है पेंसिल्वेनिया। ये आपको पता करने की जरूरत नहीं है, आंसर्स में भी मत लिखो तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। नाउ इनका जो पेट नेम है वो है रिची। सो रिची वाज अ वेरी क्यूरियस चाइल्ड, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। आप इससे अपने आंसर्स लिखना शुरू कर सकते हैं। जिन बच्चों को कॉन्टेक्स्ट की जरूरत है ये आपका कॉन्टेक्स्ट बन गया। देखो, मान लीजिए रिचर्ड के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए या किसी बच्चे के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए, भाई कैसे होने चाहिए बच्चों का नेचर, या मान लो ये क्वेश्चन आ जाए कि मैं चाहती हूँ साइंटिस्ट बनना, क्या आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एग्जाम्पल दीजिए रिचर्ड एब्राइट की स्टोरी से। समझ रहे हो मेरा क्वेश्चन? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ये जो मैंने पूछा है ये मैंने बहुत नॉर्मल तरीके से पूछा है। इसी को आपको पता है ये सीबीएसई कितने चालाक बनती है, एकदम स्मार्ट तरीके से इसी क्वेश्चन को पूछ सकती है। बट क्वेश्चन वही है, साइंटिस्ट बनने के लिए क्या चाहिए, रिचर्ड एब्राइट के अंदर क्या क्या क्वालिटीज थी। क्लियर हो गया? तो आपका आंसर बन जाएगा। तो इसको कैसे शुरू करोगे? रिचर्ड वॉज अ वेरी क्यूरियस चाइल्ड राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। मिल गया कॉन्टेक्स्ट इनके बारे में। आगे लिखते जाना जो भी आपका आंसर होगा। चलो, अब इनकी मदर का इनकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, तो हम बताएंगे हिज मदर एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। इनकी जो मदर है इन्होंने क्या किया, इनको बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ाया, हर चीज में इनको इंटरेस्ट जगाया। उन्हीं की वजह से ये लर्निंग अच्छे से कर पाते थे। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स। मतलब एक तो बच्चा होता है जिसके पेरेंट्स बिल्कुल केयर नहीं करते, जैसे हमारी भोली के बच्चे पेरेंट्स थे। ठीक है, भोली के पेरेंट्स को कोई केयर नहीं थी, नहा रही है नहीं नहा रही है, कपड़े पहन रही है, ऑयल हुए हैं बाल, स्कूल जा रही है, कोई मतलब नहीं था। ऐसे ही वल्ली के पेरेंट्स को भी नहीं पता कि वल्ली पूरे दिन में कर क्या रही है ना। ऐसे ही सेम रिचर्ड के जो पेरेंट्स हैं वो ऑपोजिट हैं। मतलब वो ऐसे नहीं है कि इसकी जो मदर है स्पेशली, क्योंकि फादर तो थे ही नहीं, पूरी स्टोरी में फादर का जिक्र नहीं है, बस एक बार बताया गया स्टार्टिंग में कि वो नहीं रहे, राइट। इनकी जो मदर है वो ही इनकी क्या थी, होल सोल गार्जियन थी, और उन्होंने ही इनका ख्याल रखा। सो इनको ट्रिप्स पे ले जाना ताकि इनकी नॉलेज बढ़ सके, जनरल अवेयरनेस बढ़ सके। अगर इनको किसी काम में इंटरेस्ट है, साइंटिफिक रिसर्च करनी है, तो इनको टेलीस्कोप दिलाना, माइक्रोस्कोप दिलाना, कैमरास दिलाना, क्योंकि ये स्टार गेजिंग करते थे, और इक्विपमेंट दिलाना तरीके तरीके के। अगर कुछ बच्चे इक्विपमेंट्स लिखते हैं, एस मत लगाना, इक्विपमेंट इज द ओनली वर्ड। ठीक है, इसको इसमें एस नहीं लगाते। सो हिज हॉबी वाज टू कलेक्ट थिंग्स। अब यहाँ बताया गया है रिचर्ड की और क्वालिटीज क्या क्या थी। तो देखो, एक तो आपको पता चल गया साइंटिस्ट थे, बताओ मेरे साथ साथ बोलते जाओ, साइंटिस्ट थे। ठीक है, इंटरेस्ट था इनको और भी चीजों में, बचपन से ही बहुत ज्यादा क्यूरियस थे। इनकी जो मदर है वो इनकी बेस्ट फ्रेंड थी, उन्होंने ही इनको टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा और अदर इक्विपमेंट दिलाए थे ताकि इनका साइंस में इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाए। इसके अलावा ये और चीजें भी इनको, इनकी और भी हैबिट्स थी, हॉबीज थी, जैसे कि कलेक्शन पसंद थे इनको। क्या क्या कलेक्ट करते थे? रॉक्स कलेक्ट करते थे, फॉसिल्स कलेक्ट करते थे, कॉइन्स कलेक्ट करते थे, एंड बटरफ्लाईज भी कलेक्ट करी इन्होंने। ठीक है, तो ये हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, रिचर्ड एब्राइट का कैरेक्टर एनालिसिस कर रहे हैं। तो आपके एग्जाम में भी अगर ये आएगा तो आप इजीली इसको लिख पाएंगे। He became an astronomer as well. एस्ट्रोनॉमर भी थे क्योंकि इनको स्टार गेजिंग पसंद थी। समटाइम्स ये क्या करते थे, स्टार गेजिंग करते थे, स्टार्स को राइट नाइट में देखते रहते थे। उसके लिए जो भी इक्विपमेंट इनको चाहिए थे इनकी मदर इनको लाके देती थी।
क्लियर हो गया। तो ये सारी क्वालिटीज इनके लिए हो गई और बाद में ये कौन बन गए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये बन गए, क्योंकि इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट थियोरी भी दी थी। वो थियोरी क्या थी वो भी डिस्कस कर देंगे आज के सेशन में। अब देखो यहाँ पे ना इनकी अचीवमेंट की लिस्ट स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, सेकंड से लेके लास्ट तक की, और आपको बस उतनी याद करनी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। रिचर्ड एब्राइट हैज रिसीव्ड द सीरियल स्कॉलर अवार्ड एंड द शेरिंग फ्लो अवार्ड। अब ये आपको याद नहीं करने हैं, यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको बताए हैं कि इनको 2 अवार्ड्स ऑलरेडी बेटा मिल चुके हैं। सिर्फ आपको मुझे ये बताना था, आपको पढ़ने की इनको जरूरत नहीं है। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि इनके जो अवार्ड्स है वो किसमें है, बायोकेमिस्ट्री में है, या फिर आप सिंपली याद कर लीजिए बायोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट इनका था। ये बायोलॉजिकल मतलब बायोलॉजिस्ट है ये बेसिकली, ठीक है। चलो अचीवमेंट्स में देखो क्या हुआ। एट द एज ऑफ 22, ओके, 22 की एज में, ये आपका पूरे चैप्टर का स्टार्टिंग का पैराग्राफ है जिसमें ये बताते हैं एट द एज ऑफ 22 a former scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cells work। तो जैसे ही आपका चैप्टर स्टार्ट होता है ना, वहां बताते हैं कि 22 ईयर का एक लड़का, ठीक है, ये इसको छोड़ो, ये रह दो, कोई काम का नहीं है, ये बस एक डेजिग्नेशन है। 22 ईयर का लड़का, उसने पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को क्या कर दिया, एक्साइटेड कर दिया, एक न्यू थियोरी शुरू कर दी सेल वर्क की, हाउ सेल वर्क्स। रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट्स, जो इनके कॉलेज में क्लास में इनके जो रूममेट्स थे, एक्सप्लेन द थियोरी इन एन आर्टिकल। एक आर्टिकल के अंदर इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दी। उस आर्टिकल का नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। इस आर्टिकल में इन्होंने अपनी थ्योरी को पब्लिश किया, और जिस दिन इनकी थ्योरी पब्लिश हुई पूरे में हंगामा मच गया। सब बोले अरे वाह, यही तो हम लोग ढूंढ रहे थे। और फाइनली एक 22 ईयर ओल्ड बच्चे ने इस काम को कर दिखाया। बच्चा नहीं, चलो लड़का बोलते हैं, है ना। 22 ईयर ओल्ड लड़के ने ये काम को कर दिखाया, तो हर कोई इनकी तारीफ करने लगा। वहां से ये और ज्यादा फेमस हुए। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां तक कैसे पहुंचे वो। क्या एक दिन सुबह उठे, इन्हें पता चला मैं 22 साल का हो गया हूं, और एकदम से इन्होंने ये सब कर दिया, एक थियरी निकाल दी, इतने बड़े मैगजीन में एक आर्टिकल छप गया। नहीं ना, इतना इजी नहीं होता। बेबी स्टेप्स लेने पड़ते हैं, और प्रोसेस जो आपको इनके 22 पे मिल रहा है, इस प्रोसेस की शुरुआत हुई जब ये ग्रेड 2 में थे, ओके। अभी ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में है इस टाइम, लेकिन उस टाइम पे ये क्या थे, सिर्फ ग्रेड 2 में थे। तब से लेके यहां तक की जर्नी आपको पूरे चैप्टर में बच्चों पढ़ाई गई है। यही है पूरा चैप्टर। तो स्टार्टिंग में इन्होंने आपको बता दिया कि इनकी अचीवमेंट क्या है, हाउ सेल्स वर्क, डीएनए कैसे बनता है, ब्लूप्रिंट उसका कैसे बनता है, कैसे डेवलपमेंट होती है किसी भी सेल की, ये इन्होंने स्टार्टिंग में बता दिया। अब यहां तक वो कैसे पहुंचे, वो सारी चीजें आपको पूरे चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी, और ये मैं आपको लिख के लाई हूं सेकंड से लेके लास्ट तक। सो फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलोंग विद अ ब्राइट माइंड। सबसे बड़ी चीज इनके अंदर क्या था, एक ड्राइविंग क्यूरियोसिटी थी, और एक क्या था, ब्राइट माइंड था। ये क्वालिटीज है हाउ टू बी अ साइंटिस्ट की, ठीक है। ही ऑल्सो हैड अ मदर, एक मदर थी इनकी बहुत अच्छी, who encouraged his interest in learning. She took him on trips, bought him telescopes, microscopes, camera, mounting material, and other equipment, helped him in many other ways। और भी तरीके से इसको हेल्प की, बुक भी खरीदी थी इनके लिए, वो भी बताऊंगी, ठीक है। चलो तो यहां से आप देखना शुरू करोगे, क्लास सेकंड से देखो मैं आपके लेके आई हूँ, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ, सेवेंथ में क्या हुआ, एट्थ में क्या हुआ, सब लेके आई हूँ। इसको सिर्फ आप मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए, और नेक्स्ट 10 मिनट में आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो तो रिचर्ड एब्राइट वो 22 ईयर ओल्ड का लड़का कैसे बना, जिसने इतनी इंपॉर्टेंट थियोरी मैगजीन में पब्लिश करा दी। कैसे बना, वहां पे कैसे आया वहां तक। क्लास सेकंड में क्या हुआ था, इनको बड़ा इंटरेस्ट था बटरफ्लाईज कलेक्ट करने का। कलेक्शन तो ये वैसे भी करते थे, फिर एक दिन इनका मन किया कि चलो मैं क्या करूं ना, बटरफ्लाईज कलेक्ट करता हूं। इन्होंने कलेक्ट करना शुरू किया, और जब सेकंड क्लास में थे तब तक इन्होंने 25 स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाईज कलेक्ट कर ली थी अपने घर के आसपास, विच इज अ वेरी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, बड़ी अचीवमेंट है बहुत, ठीक है। चलो फिर क्या हुआ, इनकी मदर ने देखा कि ये वाकई में बड़ा इंटरेस्ट लेता है ऐसी चीजों में,
तो क्यों ना मैं इसके इंटरेस्ट को और ज्यादा बढ़ाऊं। इनकी मदर ने इनको एक बुक खरीद के दी, नाम था उसका द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। अब आपको यहाँ पता होना चाहिए कि दो तरीके की बटरफ्लाईज होती है, वाइसरॉय एंड मोनार्क। बायोलॉजी वाले बच्चों को ज्यादा अच्छे से पता होगा, जिनको नहीं पता है इट्स ओके, ये इंग्लिश का चैप्टर है, बायो का नहीं है, तो हम क्रिटिकल टर्मिनोलॉजी में नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना पता रखेंगे कि एक मोनार्क होगी एक वाइसरॉय होगी। क्लियर हो गया? चलो, which told how monarch butterflies migrate to Central America। तो सेंट्रल अमेरिका में मोनार्क बटरफ्लाईज कहाँ से आई हैं, इसके बारे में इस बुक के अंदर लिखा हुआ था। अब चलो, इतना सोचो, इतना छोटा बच्चा इस बुक को पढ़ रहा है, मतलब कि इनके अंदर कुछ तो था, जैसे बोला ना, ब्राइट माइंड एंड क्यूरियोसिटी, ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, और ज्यादा पता करना, और ज्यादा पता करना, ये नॉलेज इनके अंदर, मतलब क्वालिटी इनके अंदर थी। ठीक है, सो इसकी बुक के अंदर आपको क्या दिखाया गया था, हाउ मोनार्क बटरफ्लाईज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। दिस बुक, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, opened a new scientific world for Richard Ebrard. This book opened the world of science to him, or a new scientific world to Richard Ebrard. क्लियर हो गया? ये आपके कीवर्ड्स हैं, ये आपको काम आएंगे आंसर लिखते टाइम पे। चलो, एट द एंड ऑफ द बुक, अब इस बुक के अंदर क्या था जो इसकी मदर ने इनको दी थी, इसके अंदर क्या था, एट द एंड ऑफ द लास्ट में रीडर्स वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाईज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक। तो एक डॉक्टर फ्रेडरिक थे, इन्होंने बुक को लिखा था और इन्होंने लास्ट में एक टास्क दिया था कि भाई आपको जो भी बटरफ्लाईज मिले ना, उनको टैग करना है, ताकि मैं पता लगा सकूं जब भी दूसरे बंदे को ये बटरफ्लाई मिले कि एक बटरफ्लाई कहाँ से कहाँ तक जा रही है। ओके, तो पता चल जाएगा कि बटरफ्लाईज का एक्चुअल में फ्लो क्या है, कहाँ से कहाँ तक जाती है ये। इसको रिसर्च करने के लिए डॉक्टर फ्रेडरिक ने बोला ये टास्क है, जिसको भी ये टैग वाली बटरफ्लाई मिले वो टैग प्लीज मुझे सेंड कर देना, तो मैं अंदाजा लगा लूंगा कि एग्जैक्टली माइग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, जो कीवर्ड्स यहाँ है बस आप इतने ध्यान रखिए। ठीक है, सो एट एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाईज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक। To complete his activity for several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of life। तो अपने बेसमेंट में इन्होंने क्या किया था, डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट दिखाई थी किसकी, बटरफ्लाईज की। तो इन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में तो इन्होंने बटरफ्लाईज को कलेक्ट किया, टैग किया, दूसरी बटरफ्लाईज को कलेक्ट किया, टैग किया, टैग वाले जो दिखे इनको वो इन्होंने डॉक्टर फ्रेडरिक को भेजे, लेकिन ये बोर हो गए उस चीज से। ये बोले मैं कब तक करता रहूंगा ऐसे, चलो एक काम करते हैं, बटरफ्लाईज को ब्रीडिंग करना शुरू कर देते अपने बेसमेंट के अंदर। तो ये गए वहां पे, इन्होंने बेसमेंट में क्या किया, बटरफ्लाईज को रखा, ब्रीडिंग हुई, और कुछ ही दिनों में मतलब कि काफी टाइम बाद, महीनों के बाद, इनके बेसमेंट में डिफरेंट काइंड ऑफ बटरफ्लाई के स्टेजेस वहां दिखने लगे। मतलब कि इनके पास में सब तरीके की बटरफ्लाईज थी, प्यूपा था, कैटरपिलर था, बटरफ्लाई था, हर स्टेज पे डेवलपमेंट जो होती है, आपको पता है ना 3 डेवलपमेंट होती है, तो ये इनके स्टेज इनके बेसमेंट में इनको दिखने लगा। अब खुद ही सोचो आप लोग, कोई बच्चा इस प्रोसेस को इतने ध्यान से देख रहा है, वो भी तब जब वो 5th 6th में है बस, तो वो कुछ तो नया सीख ही रहा होगा। हमेशा जो आप करते हैं ना अपनी लाइफ में, एवरीवन, दिस इज फॉर एवरीवन, नथिंग गोज वेस्ट ओके, कुछ भी वेस्ट नहीं होता। हर चीज जो आप करते हैं वो आपके फायदे के लिए ही होती है, और आपको उससे कुछ ना कुछ आगे चल के फायदा होना ही होना है। तो ये जब काम कर रहे थे, ये तो सिर्फ ऐसे ही कर रहे थे टाइम पास के लिए, लेकिन उससे फायदा क्या हुआ इनको, एक सेकेंड रुकना बच्चों, हेलो हेलो, सॉरी, हाँ, तो उससे इनको फायदा क्या हुआ ये बताओ जरा। उससे इनको फायदा ये हुआ कि इनकी इस एक्टिविटी ने इनको सीधे कहाँ पहुंचा दिया, इनकी इस एक्टिविटी ने इनको सीधे लाइफ सेल की थ्योरी बनाने के लिए पहुंचा दिया। तो ये ऐसे ही नहीं हुआ, ये कब हुआ, जब इन्होंने हार्ड वर्क किया तब हुआ। क्लियर हो गया? चलो, अभी क्या हुआ, क्लास 7th में जब ये थे तब इन्होंने क्या किया, he got a hint of what real science is when he entered a county fair
एंड लॉस्ट इट। तो इनके स्कूल से काउंटी फेयर में भेजा जाता था हर बच्चे को, जहाँ पे एक साइंस का फेयर होता था और आपको अपने एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाने होते थे। इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में इनको कुछ मिला नहीं, ये हार गए। ये लॉस्ट तो कर गए उसको, लेकिन इन्हें लाइफ की लेसन मिल गई। क्या लेसन था? What real science is। इन्हें समझ आ गया कि रियल साइंस क्या होता है। अब चलो देखते हैं कि इन्होंने उसमें किया क्या था। क्या किया था इन्होंने? His entry was, इनकी एंट्री क्या थी? Slides of frog tissues which he showed under a microscope। तो इन्होंने क्या किया था अपनी जो प्रोजेक्ट था उसमें इन्होंने किया क्या था? एक फ्रॉग लिया, फ्रॉग का टिश्यू लिया और टिश्यू को माइक्रोस्कोप के अंदर नीटली प्रेजेंट करके दिखा दिया। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें कोई इन्वेंशन नहीं थी, कुछ नया नहीं था, कोई डिस्कवरी नहीं थी, इसीलिए इनको वहां कुछ नहीं मिला, मतलब प्राइस नहीं मिला। जब इन्होंने आसपास के लोगों को देखा, बच्चों को देखा, इन्होंने रियलाइज किया कि बच्चे बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना बना के लाए थे, उनके प्रोजेक्ट्स में कुछ नया था। इसको बोलते थे रियल साइंस। अब इन्हें रियलाइज हुआ कि मुझे भी अगर जीतना है तो ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। इन्होंने डॉक्टर फ्रेडरिक को मैसेज किया, मेल किया और बोला कि मुझे प्लीज आइडियाज दीजिए, मैं भी चाहता हूँ कुछ ऐसा करना। वहां से बहुत सारे आइडियाज आए, उनमें से कुछ इन्होंने सिलेक्ट किए। आपको याद है इनकी सेकंड क्लास से शुरुआत कहाँ से हुई थी? बटरफ्लाईज कलेक्ट करने से। फिर इन्होंने क्या किया? बेसमेंट में बटरफ्लाईज को ग्रो किया। फिर इन्होंने क्या किया? 8th क्लास में बटरफ्लाई से रिलेटेड ही एक प्रोजेक्ट लिया। समझ रहे? तो इन्होंने क्या किया? क्लास 8th में he won a county fair with his unique idea of finding the cause of viral disease that killed almost all the monarch caterpillars every year। तो इनकी प्रोजेक्ट क्या थी? इनकी प्रोजेक्ट क्या थी? इनको एक कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज ढूंढना था that killed almost all the monarch caterpillars every year। एक ऐसी डिजीज जिसकी वजह से जो मोनार्क कैटरपिलर थे वो मर रहे थे। अब ये तो बेसमेंट में उगाते थे मतलब है मेरा ब्रीडिंग करते थे, तो वहां पे तो इनको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि भाई एग्जैक्टली किसकी वजह से हो रहा है। तो इन्होंने प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने? एब्राइट को ऐसा लगा दिस डिजीज माइट बी कैरिड बाय अ बीटल, शायद बीटल की वजह से ऐसा होता है। फिर उन्होंने अपने बेसमेंट में बीटल्स रख दिए और कोशिश की कि देखते हैं बीटल्स की वजह से कैटरपिलर मर रहे हैं कि नहीं। एक्चुअली बीटल्स की प्रेजेंस में कैटरपिलर नहीं मरे, इनकी थियोरी रॉन्ग प्रूव हुई। लेकिन थियोरी रॉन्ग थी, बट जो ट्राई था, जो इन्होंने ट्रायल किया, इस कोशिश को जो करके देखा, एक्चुअल में कुछ इनोवेट करने की कोशिश की, उसकी वजह से इनको क्या मिला? प्राइज मिला। तो इनके यूनिक आइडिया के लिए ऑफ फाइंडिंग द कॉज, ट्राइंग टू फाइंड द कॉज एटलीस्ट, भले कॉज ढूंढ नहीं पाए, कोशिश तो करी, उसके लिए इनको क्या मिला? प्राइज मिला। सो ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स in the presence of beetle in his basement, but he didn't get any real results। इनको कोई एक्चुअल रिजल्ट मिला नहीं, बट दैट्स ओके, एटलीस्ट यू ट्राइड इट। तो आपको यहाँ से शिक्षा क्या मिलती है? आप भी अगर कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, चाहे वो डिबेट हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ हो, कुछ भी हो, वहां पे जो आपको जो एग्जामिनर होता है ना, वो आपके प्रोजेक्ट से ज्यादा ये देखता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप कितना ज्यादा ट्राई कर रहे हैं, अपना पोटेंशियल 100% दे रहे हैं टू जस्टिफाई योर प्रोजेक्ट, राइट? चाहे प्रोजेक्ट ज्यादा अच्छा ना हो, लेकिन आपकी पर्सनालिटी क्या शो करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके साथ में यही हुआ। सो व्हाट डिड ही रियलाइज? ही रियलाइज्ड द विनर्स हैड ट्राइड टू डू सम रियल एक्सपेरिमेंट, नॉट सिंपली जस्ट मेकिंग अ नीट डिस्प्ले। और इनका डिस्प्ले क्या था, याद है आपको? फ्रॉग टिश्यू को माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाना, ये इन्होंने किया था। तो वो तो कुछ भी नहीं था उसके सामने, ये जो इन्होंने ट्राई किया, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करके देखा, वो इंपॉर्टेंट था। इसी को बोलते हैं क्यूरियोसिटी, ब्राइटनेस, ब्राइट माइंड होना, राइट? चलो, अब रुकने वाले तो थे नहीं, आगे और बढ़ना है। 7th निकल गया, 8th निकल गया, नेक्स्ट ईयर इन्होंने क्या किया? एक और एक्सपेरिमेंट किया भाई। इस बार ये चाहते थे टू शो दैट द वाइसराय बटरफ्लाई कॉपीज मोनार्क बटरफ्लाई। इसका भी इन्होंने बड़ा अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाया। इन्होंने बोला कि 2 तरीके की बटरफ्लाईज होती है, वाइसराय होती है और मोनार्क होती है, और मैंने ये पता लगाया है कि वाइसराय बटरफ्लाईज मोनार्क बटरफ्लाईज को कॉपी करती हैं। इस प्रोजेक्ट में भी इनको विनर बनाया गया। प्रोजेक्ट की थोड़ी सी और डिटेल्स आपको अगर जाननी है तो आप लिख सकते हैं।
The theory was that viceroy look like monarch because monarch don't taste good to birds. अब birds क्या करती हैं? बटरफ्लाइज को खाती हैं। मोनार्क उनको अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो किसको खाना पसंद करती हैं? वाइसराय को। अब जिस बटरफ्लाई को वो ज्यादा खा रही हैं, वो बटरफ्लाईज क्या कोशिश करेंगी कि हमें ना पहचाना जाए, इसीलिए वाइसराय मोनार्क बनने की कोशिश करती है। ओके, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको लग रहा है तो आप छोड़ दीजिए, फिर भी अगर समझ आ जाए तो आंसर लिखने में हेल्प हो जाएगी। सो वाइसराय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, so the more they look like monarch the less likely they are to become a bird's dinner। क्लियर हो गया? तो इसीलिए क्या होता था, वाइसराय बनना, वाइसराय जो है कोशिश करते थे कि वो मोनार्क को कॉपी कर सके, है ना? क्लियर है ना? एक बार आप यहाँ देख लीजिए, दैट द वाइसराय बटरफ्लाईज कॉपीड मोनार्क, ये आपका एग्जैक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। हाई स्कूल का सेकेंड ईयर आ गया, अभी भी ये रुक नहीं रहे हैं, प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स, डिस्कवरी पे डिस्कवरी करे जा रहे हैं। He tried to find the purpose of tiny golden spots on the back of the monarch pupa. Tiny golden spots on the back of a monarch pupa। अब देखो सिंपल सी चीज है, मैं आपको अभी ये चीज पहले भी बताई थी, अभी फिर से बताती हूँ कि जब आप किसी चीज पे रिसर्च करते हैं, फोकस करते हैं, आप वहीं पे उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाते हैं। इसीलिए आपको स्टार्टिंग में ना 10th में 9th में बोल दिया जाता है बेटा स्ट्रीम पता लगा लो अपना, कहाँ ज्यादा इंटरेस्ट है तुमको। इससे होगा क्या, वहीं पे स्पेशलाइजेशन करते जाओगे, तुम एक दिन पता लगाओगे कि भाई तुम मैथमेटिशियन बन चुके हो, बहुत बड़े इंजीनियर बन चुके हो, कोई डॉक्टर बन चुके हो, राइट, कोई राइटर बन चुका है बिकॉज उसको हिंदी में बड़ा इंटरेस्ट था, कोई इंग्लिश का राइटर बन चुका है, या कहीं पे क्या बन गया है, रिप्रेजेंटेटर बन गया है क्योंकि उसकी स्पीच इतनी अच्छी थी कि बस क्या ही बताएं, राइट। तो ये सब कैसे होता है, एक दिन से तो नहीं, ओवरनाइट तो नहीं हो जाता, ये आपकी शुरुआत होती है और फिर आप उसी में इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं। इन्होंने अभी फिर क्या किया, हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में जब इनके घर में जो बेसमेंट में जो बटरफ्लाईज हुआ करती थी, उनको ध्यान से देखते थे, देखते देखते इन्हें एक दिन रियलाइज हुआ ये डॉट्स क्या है, गोल्डन गोल्डन डॉट्स क्या है, प्यूपा के ऊपर डिजाइन बन रही है, ये कैसी डिजाइन है। सब लोगों ने बोला ये ऑर्नामेंटल है, मतलब डिजाइन बनाने के लिए ताकि प्यूपा सुंदर लगे इसीलिए है। ये बोले नहीं, इट्स नॉट ऑर्नामेंटल, इट हैज सम पर्पस, कुछ तो होगा, चलो भाई क्या करें, रिसर्च करते हैं। अब तब तक ये अच्छे अच्छे कॉलेजेस में थे तो वहां पे इनको इक्विपमेंट्स भी मिलते थे, हेल्प मिलती थी, टीचर्स की गाइडेंस मिलती थी, तो इन्होंने ढूंढना शुरू किया। इन्होंने क्या पता लगाया, the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development। मतलब कि अगर प्यूपा के अंदर, वो डॉट्स के अंदर गोल्डन हार्मोन नहीं होगा तो डेवलपमेंट होगा ही नहीं, बटरफ्लाई बन ही नहीं पाएगी। तो आप देखो, आपको इस टाइम एक क्या मिल गया है, एक सीरम मिल गया है जिसके अंदर लाइफ बन रही है, वो डेवलपमेंट का हार्मोन है। अब इसको आप रिसर्च करोगे और ज्यादा तो आपको क्या पता चलेगा, भाई लाइफ बन जाएगी, उसको कहीं भी यूज करो, जैसे भी कर सकते हो उसको, जिस भी तरीके से मैनिपुलेट करके उसको यूज करोगे आप, फिर इसका मतलब डेवलपमेंट कर सकते हो और चीजों के अंदर। यही इनकी लाइफ स्टाइल की थियोरी थी। क्लियर हो गया? अब क्या हुआ, लेटर ऑन ही डिस्कवर्ड एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, इसी हार्मोन की बात हो रही है। इनको बाद में पता चला कि ये तो हार्मोन है, इस अननोन है क्योंकि अभी इसका नाम नहीं है, किसी को नहीं पता था। इन्होंने रिसर्च की, इन्होंने पहली बार डिस्कवर किया और इन्होंने बोला ये एक इंसेक्ट हार्मोन है और इससे तो बहुत फायदा होने वाला है हम लोगों का। दिस प्रोजेक्ट, ये भी एक प्रोजेक्ट था, वन अ ब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री टू द इंटरनेशनल साइंस फेयर। तो अब तक तो ये लोकल काउंटी फेयर्स में जाते थे, इस बार क्या हुआ, ये इंटरनेशनल साइंस फेयर में जाने लगे और एक इंजीनियरिंग साइंस फेयर में भी इनको जाने का मौका मिला। तो अब देख रहे हो आप, छोटे से स्कूल के प्रोजेक्ट से लेके अब धीरे धीरे इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी ये लोग जाने लगे हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सीनियर ईयर में इन्होंने क्या किया, वो जो सेल था ना और जो हार्मोन था उससे इन्होंने और एक्सपेरिमेंट्स किए। ही ग्रीव सेल्स फ्रॉम मोनार्क्स विंग्स। अब मोनार्क बटरफ्लाई की विंग ली, ठीक है, उसमें हार्मोन एक्स्ट्रा डाला और क्या कर दिया, और ज्यादा सेल ग्रो करने शुरू कर दिए। एंड ही प्रूव्ड, और इन्होंने प्रूव किया दैट सेल्स डेवलप्ड into a butterfly only because of this found hormone, वही वाला गोल्डन हार्मोन जो प्यूपा के ऊपर था। ठीक है, इन्होंने बताया कि बटरफ्लाईज अगर ग्रो कर रही है तो उसी की वजह से कर रही है और हम और भी सेल ग्रो कर सकते हैं उसकी वजह से।
दैट प्रोजेक्ट अगेन वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी। ऑब्वियसली अभी जूलॉजी बन जाएगा क्योंकि आप स्पेसिफिकली और ज्यादा उसी फील्ड में जा रहे हैं, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स के लिए। एंड एट द इंटरनेशनल फेयर इनको फिर से अवार्ड मिला। इनको पहली बार क्लास 7th में समझ आ गया था कि अगर मुझे अवार्ड्स जीतने हैं तो उसके लिए जरूरी है मैं रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाऊं साइंस के अंदर। और उससे भी ज्यादा जरूरी, इनको अवार्ड्स जीतने हैं नहीं जीतने इज अ सेकेंडरी थिंग, इनको प्रूव करना था कुछ अपनी लाइफ में अच्छा, या जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं बेस्ट रिजल्ट्स देने हैं, वो इनका मेन मकसद था। इसी की वजह से ये आगे बढ़ते गए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आ गए। Using the laboratory's sophisticated instruments, he was able to identify the hormone's chemical structure. ये इनका important achievement था, उस हार्मोन का chemical structure इन्होंने ढूंढ लिया, जिससे अब फाइनली ये प्रूव कर पाएंगे कि वो स्ट्रक्चर एग्जैक्टली है क्या। एक यूरेका वाला फिनोमिना इनका हो गया। यूरेका बोले तो कुछ आपने बहुत बड़ा अचीव कर लिया, जो लोग बाकी के साइंटिस्ट नहीं कर पा रहे, आपने वो कर दिखाया। One day while looking at the photo of the chemical structure, फोटो पे तो एक्सरे देख रहे थे ये उसका, he solved one of the biggest puzzles of life, how a cell blueprints its DNA। कैसे बनता है एक सेल से दूसरा सेल, ब्लूप्रिंट कैसे होता है, डीएनए यूज कैसे किया जाता है, ये चीजें साइंटिफिकली आपको समझ आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रही हैं, आप इन कीवर्ड्स की हेल्प से इन आंसर्स को लिख सकते हैं। अगर रिचर्ड एब्राइट की पूरी लाइफ के बारे में पूछा जाए, मान लो एक क्वेश्चन आ जाए, रिचर्ड एब्राइट अ 22-year-old guy published an important theory on how cells work. What do you think? How did he achieve this position or how did he get there? Take references from the story and answer it. मान लो अगर आपका ये क्वेश्चन आ गया, अब आप समझ गए ना आपको कैसे आंसर देना है। आप बताएंगे कि ऐसे ही ओवरनाइट कुछ भी नहीं हो जाता है। दिस process started when he was in grade 2nd. He collected butterflies. He started breeding the butterflies in his basement. The pupa, that golden golden hormone on that pupa caught his interest, and he found out that it's not a normal ornamental thing. It's actually a hormone which is important for the development of a butterfly. When he was in grade 7, he realized that just by showing a neat presentation of a tissue under a microscope is not enough. If you really want to do something good in your life or in the field of science, you will have to show an or innovative project, right? आपको कुछ अच्छा करके दिखाना होगा. Since then he started doing experiments on real life projects. And then finally one day he turned to be the greatest scientist. देखो सारे वर्ड्स यही थे, आपने देखा जो भी कुछ मैं बोल रही हूँ, मैं कुछ नया नहीं बोल रही, पूरे चैप्टर की मुझे जरूरत भी नहीं है, हर चीज मैंने यहीं से ली और आपके एक आंसर का क्वेश्चन का ब्यूटीफुली आंसर मैंने दे दिया। आप भी दे सकते हैं अगर आप इन कीवर्ड्स को पढ़ के रखेंगे। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। सो ग्रेजुएशन की बारी आ गई। रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड with highest honor, second in his class of 1510 students. इनकी क्लास में इतने बच्चे थे 1510, उसमें से ये सेकंड आए। सुपर, बहुत बड़ी बात है। All of this is possible because of Ebright's। अब देखो यहाँ से आए, ये सब हुआ कैसे? इतनी सारी चीजें इन्होंने लाइफ में की, कैसे हुआ? Because of his scientific curiosity। उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी साइंस को लेके। His high school research into the purpose of the spot of a monarch pupa eventually led him to the theory about life cell। तो इन्होंने हाई स्कूल में जो रिसर्च की थी ना, किसके ऊपर? पर्पस ऑफ दैट दोस टाइनी स्पॉट्स, गोल्डन स्पॉट्स मोनार्क प्यूपा के ऊपर जो थी, उनसे ही फाइनली दैट लेड हिम टू द थियरी ऑफ हाउ सेल वर्क्स, राइट? अभी क्या हुआ? ये तो थी साइंटिफिक चीजों की बात। अब आपको क्या लगता है, जो बंदा साइंस में इंटरेस्ट रखता है, मैथ में इंटरेस्ट रखता है, बहुत स्टडीज करता है, प्रोजेक्ट बनाता है, उसको कुछ और करने की आदत होगी कि नहीं होगी? ऑफ कोर्स थी। ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन डिबेटिंग, इन पब्लिक स्पीकिंग, कैनोइस्ट भी थे ये।
He is also an expert photographer, particularly of nature and scientific exhibit. So of course हर जगह nature और science और insects and hormones and birds and animals जहाँ आ जाएंगे वहाँ ये होंगे होंगे. तो ये nature की, ये science की, exhibitions की, ये क्या करते थे, photography भी करते थे. तो photographer भी हैं, canoeist भी हैं, debating भी करते हैं, debater भी हैं, public speaker भी हैं. ठीक है. इनकी जो टीचर थी, सोशियोलॉजी की जो इनकी टीचर थी, वो आती है, सोशल साइंस की टीचर स्क्रीन पे, जैसे मैंने बोला था ना डॉक्यूमेंट्री चल रही है, इमेजिन करो, वो आती है और बोलती है कि जो एब्राइट था ना, ही ऑलवेज पार्टिसिपेटेड इन दी कॉम्पिटिशंस टू गिव हिज बेस्ट. कॉम्पिटिशंस में इन्होंने जो पार्टिसिपेट किया वो क्यों किया, अपना बेस्ट देने के लिए, एट वॉट एवर ही डज, जो भी करेगा बेस्ट करेगा, उसकी शुरू से ही ये आदत थी. मिस्टर वेवर के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा लिखाना. रिचर्ड वॉज कंपेटिटिव, मतलब कॉम्पिटिशंस में पार्ट लेना इसको बहुत पसंद था, बट नॉट इन अ बैड सेंस. बट ऐसा नहीं कि मुझे जीतना है तो जीतना है, नहीं नहीं नहीं, ये इनकी आदत नहीं थी. रिचर्ड वॉजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग, जीतने वाली कोई बात नहीं. ये सारे कीवर्ड्स हैं, आपको आंसर में लिखने हैं. फॉर विनिंग सेक, ऐसा नहीं है कि बस जीतने के लिए जीतना है, और विनिंग टू गेट अ प्राइज, या फिर प्राइज लेने के लिए जीतना है. रादर he was winning because he wanted to do the best job he could. तो ऐसा बोलते हैं ना बेटा, कर्म कर फल की चिंता मत कर. अगर ये सोचोगे ना कि फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, तो आप फर्स्ट पे फोकस कर रहे हो. कर्म कहाँ है आपका, मेहनत कितनी कर रहे हो. ये क्या करते थे, बेस्ट देना है, मेरे को अपना बेस्ट देना है. राइट अब उसका फल क्या होगा, ऑब्वियसली जब आप मेहनत करेंगे तो अच्छा ही होगा. तो औरों को झूठ बोलने की बजाय, पेरेंट्स को झूठ बोलने की बजाय, टीचर्स को झूठ बोलने की बजाय, खुद को धोखे में रखने की बजाय, सिर्फ और सिर्फ अपने टॉपिक पे फोकस करो. आई एम नॉट टॉकिंग सिंपली अबाउट एजुकेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट योर लाइफ. ओके, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि 10th का बोर्ड है बेटा, फोड़ देना है और ये कर देना है और वो नहीं, वो तो चलेगा, वो तो हो ही रहा है. उसमें भी आपको झूठ नहीं बोलना है, किसी से भी, खुद से करना है. लेकिन इंपॉर्टेंटली अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हो, आर यू टेकिंग केयर ऑफ योर लाइफ, डू यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ योर लाइफ. क्या करोगे आगे, आने वाले 10 सालों का ब्लूप्रिंट कहाँ है कि नहीं है. नहीं है तो ढूंढना शुरू कर दो. अगर कोई कहता है ना आपसे कि अरे अभी तो 10th में हो, ठीक है हो जाएगा, इतनी क्या टेंशन लेनी, मजे करो. मजे तभी होंगे जब लाइफ को वैल्यू करना सीखोगे, टाइम पास नहीं करना है. यू रिमेम्बर कहाँ पे लिखा हुआ था ये, जब मैं मेटाफर आपको पढ़ा रही थी, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, टाइम इज मनी. मतलब कि जितना इंपॉर्टेंट मनी है उतना ही इंपॉर्टेंट टाइम है. तो एक एक सेकेंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. Richard understood that very well in his life, and that's why he just wanted to do best in whatever he is doing. That was very very important. Clear हो गया. So because he, not just because he wanted to win, just because he wanted to do the best job he could do for the right reason. मतलब फायदा होना चाहिए सबका, तभी आपका काम बेस्ट बनेगा. राइट चलो, लेसन क्या सीखा चैप्टर से. ऑफ कोर्स ये तो हमें पता चली गया कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ को समझना और बेस्ट देना अपना. उसके अलावा अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट साइंटिस्ट, ओके, इट्स अबाउट एनीथिंग दैट यू वांट टू डू इन योर लाइफ. चाहे आप हिस्टोरियन बनना चाहें, राइटर बनना चाहें, सिंगर बनना चाहें, डांसर बनना चाहें, जो भी बनना चाहें, उस फील्ड के पर्टिकुलर मेथड्स आपको आने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, जो कि इसके ऊपर चैप्टर है, मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, राइट अमाउंट ऑफ क्यूरियोसिटी नंबर 1, a bright mind that meet intelligence number 2, and the will to win for the right reason. मतलब कि आपको अपनी सोल पॉजिटिव रखनी है एंड क्लियर पाथ आपका होना चाहिए. Win for the right reason are the qualities needed to be a scientist. Apart from that, any other profession that you want to choose, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ब्राइट माइंड तो देखो होना ही चाहिए. अगर आप डल माइंड है, पहले आप अपना ब्राइट माइंड बढ़ाइए, आईक्यू लेवल बढ़ाइए. सब कुछ पॉसिबल है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है. और क्या करते जाइए, परसिस्टेंसी के साथ में, मतलब आपको क्या है, परसिस्टेंसी रखनी है, मतलब आपको करते रहना है, हार्ड वर्क करते रहना है, एंड देन वन डे यू विल क्रैक दैट कोड. राइट, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है. क्वेश्चन मैंने ढूंढे बहुत सारे,
जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फाइनली मैंने रियलाइज किया दिस वन इज अ गुड क्वेश्चन दैट यू शुड डेफिनेटली सी वंस। हाउ कैन वन बिकम अ साइंटिस्ट, एन इकोनॉमिस्ट, अ हिस्टोरियन, एनी ऑफ देम, कुछ भी, ठीक है। डज इट सिंपली इन्वॉल्व रीडिंग मैनी बुक्स ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट? सिर्फ आपको बुक्स पढ़ के काम चल जाएगा क्या? मान लो मुझे मैथमेटिशियन बनना है तो मैं मैथ की सारी बुक्स पढ़ लूं, दुनिया भर के राइटर्स की, फर्स्ट से लेके 12th तक की, एमए कर लूं, पीजी कर लूं, क्या मैं बन जाऊंगी? या फिर कुछ और भी चाहिए? क्या है वो चीजें आपको बतानी है। इलेबोरेट योर थॉट्स टेकिंग एग्जांपल्स फ्रॉम द स्टोरी। तो आपको इब्राइट की स्टोरी से एग्जांपल्स लेने हैं और फिर बताना है, ठीक है। तो आपका जो भी गोल है आप उसको कैसे अचीव करेंगे, अब देखो यही क्वेश्चन घुमा फिर आके आपके एग्जाम में आ जाएगा बच्चों, ध्यान रखना। तो इसको अच्छे से तैयार करके जाओ। आंसर में आप लिख सकते हैं वो सारी क्वालिटीज जो मैंने आपको अभी अभी जस्ट बताई हैं, ठीक है, आपके अंदर होनी चाहिए। और फिर आप अपना आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। इसके अलावा आपको वन शॉट में यही पढ़ना था, चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी का पूरा टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, डिफिकल्ट चैप्टर बिल्कुल है ही नहीं, इजी है, समझ आ गया है, राइट। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना एंड यू नो बेटर दैट आई रीड ऑल द आंसर्स। तो मैं इसको फिर से पढ़ूंगी, आप जो आंसर्स लिखेंगे, और इसके अलावा आपकी तैयारी तो हो ही जाएगी डेफिनेटली, ठीक है। सो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट सेशन में वेरी सून। नेक्स्ट आपका भोली का चैप्टर आएगा। और जिन बच्चों को नहीं पता है बेटा, सारे वन शॉट आपके आ चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, लिटरेचर वन शॉट बाय निधि मैम डालिए, आपको वैसे भी यूट्यूब पे मिल जाएंगे, अदरवाइज आप अड्डा 24/7 की प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, वहां आप देखोगे सारे चैप्टर्स के कीवर्ड्स एक ही प्लेलिस्ट के अंदर हैं। आई होप सारे बच्चे भी हैप्पी हैं क्योंकि आपके सारे सेशन, सारे कीवर्ड्स, सारे वन शॉट्स एग्जाम से पहले होने वाले हैं। And I will meet you again with the next video. Till then, bye everyone and take care.